क्या बोलते हैं इसको? इसे इसे रूबक बोलते हैं। बेसिकली जो रूबक है ना, रूबक तो एक कंपनी का नाम है, इसे रूबक का क्यूब बोलते हैं। इस कंपनी ने इसका इजाद किया था ना, एक विजुअल इफेक्ट्स पे काम करती है एक रूबक कंपनी जिसने इसका इजाद किया था, तो इसलिए रूबक का क्यूब बोलते हैं, बाकी है तो क्यूब ही है। चलिए, गुड इवनिंग दोस्तों। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान सीईटी का जो रीजनिंग का सिलेबस रहेगा। सीईटी के अलावा राजस्थान की जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सभी में आजकल रीजनिंग का एक अच्छा खासा पार्ट आने लग गया, इंक्लूड करने लग गए। तो उन सभी एग्जाम्स को मद्देनजर रखते हुए हमने जो आगे बढ़ेंगे रीजनिंग वाले पार्ट में, तो सारा सिलेबस कवर करेंगे। दोस्तों, रीजनिंग में आगे बढ़ने से पहले, रीजनिंग क्या, आप जिस भी सब्जेक्ट में आगे बढ़ो उससे पहले सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जो प्राइमरी स्टेप होता है, वो होता है कि उसका सब्जेक्ट का नेचर जानना, नेचर को टच करना, कैसे वो सब्जेक्ट, जैसे उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या क्या हैं, बेसिक्स क्या हैं उस सब्जेक्ट के। जैसे बात करें, जैसे मैथ का सब्जेक्ट हो गया, मैथ्स में जैसे मैथ्स के बेसिक्स की बात करें, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ये हो गए। इन सब चीज़ों के बिना अगर आप आगे बढ़ते हैं किसी सब्जेक्ट में, उसके बेसिक्स के बिना, तो आप लोग ज़्यादा लंबे टाइम तक उस सब्जेक्ट में सर्वाइव नहीं कर पाते। आपके जो कंसेप्ट हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए क्लियर नहीं हो पाते। तो उस सब्जेक्ट का बेसिक जानना सबसे पहले, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ मैं ये मानता हूँ कि किसी भी सब्जेक्ट का बेसिक जानना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ऐसे हमारे रीजनिंग है। अब रीजनिंग के बारे में जैसे हमें पता है कि रीजनिंग कॉमन सेंस पे काम करता है। जिसका कॉमन सेंस अच्छा होता है वो रीजनिंग के क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करता है, और कॉमन सेंस काम करता है लॉजिक्स के पीछे। अब लॉजिक और कॉमन सेंस दो चीज़ हो गई रीजनिंग में, ये दोनों एक नहीं है। लॉजिक हमेशा कॉमन सेंस के पीछे रह के काम करता है। ये कैसे करता है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपके घर पे आपके फादर के दोस्त आते हैं, तो आपने क्या करना है कि आपको फादर को कॉल करना है कि पापा के दोस्त आए, पापा को मतलब पापा से मिलने आए होंगे, मदर की फ्रेंड आई, मदर से मिलने आई, भाई का फ्रेंड आया, भाई से मिलने आया, आपके खुद के फ्रेंड आए तो आपको पता है मेरे से मिलने आया। तो आपने क्या करा, लॉजिक लगा के एक पैटर्न तैयार कर लिया कि पापा के फ्रेंड आ रहे हैं तो खाली पापा से ही बात करेंगे वो, मम्मी के फ्रेंड आ रहे हैं तो मम्मी से बात करेंगे, मम्मी से काम होगा उनको, मेरा फ्रेंड आ रहा है तो मेरे से काम होगा उसको। तो आपने एक पैटर्न बना लिया लॉजिक के बेसिस पे। अब उस पैटर्न के बेसिस पे कॉमन सेंस से आप आंसर करते हो। जैसे आपके पापा घर पे नहीं है, फ्रेंड आते हैं उनके, तो आप बोलोगे कि अंकल पापा घर पे नहीं है। तो ये आपने कैसे काम किया, ये आंसर कैसे करा, आपने लॉजिक के बेसिस पे एक कॉमन सेंस डेवलप किया आपने, उसके बाद आपने एक आंसर किया। तो रीजनिंग में जो इंपॉर्टेंट रोल रहता है वो कॉमन सेंस का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। दूसरी बात, अब अगर बात करेगा कि रीजनिंग है क्या, उसकी डेफिनेशन की बात करें, तो रीजनिंग और कुछ नहीं, जो गिवन इन्फॉर्मेशन होती है, गिवन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप एक नई इन्फॉर्मेशन का इजाद करते हैं, वो रीजनिंग होती है, उसी को अपन रीजनिंग बोलते हैं। अब इसे एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी क्वेश्चन दे रखा है, जैसे राम की एज दे रखी है आपको 10 ईयर्स, 10 साल राम की एज दे रखी है, श्याम की एज दे रखी है 15 साल। ये आपकी गिवन इन्फॉर्मेशन है, आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है क्वेश्चन में। अब इसके बाद आपसे पूछता है कि रवि की एज आपको बतानी है, रवि की एज बतानी है, और उसने आगे लैंग्वेज दे रखी है कि रवि राम से 2 साल बड़ा है और श्याम से 3 साल छोटा है। राम की एज है 10 साल, राम से 2 साल बड़ा है, मतलब 12 साल हो गई, और श्याम से 3 साल छोटा है, तो रवि की एज होगी 12 साल। अब गिवन इन्फॉर्मेशन क्या थी, आपको राम की एज थी, श्याम की एज थी, आपने निकाली रवि की एज 12 साल। तो जो रीजनिंग की डेफिनेशन है वो रीजनिंग यही है, गिवन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपको नई इन्फॉर्मेशन निकालना, इसी को हम रीजनिंग बोलते हैं मोटे तौर पे। बाकी जो रीजनिंग की डेफिनेशन है वैसा कुछ पर्टिकुलर बनी हुई नहीं है कि खाली, जैसे अपन बात करें साइंस में किसी की डेफिनेशन होती है, जैसे मॉलिक्यूल की डेफिनेशन हो गई, एटम्स की डेफिनेशन हो गई, ऐसे कुछ पर्टिकुलर जो रीजनिंग की डेफिनेशन है वो नहीं। रीजनिंग का मेन काम क्या है, एबिलिटी चेक करना, आपकी एबिलिटी डिसीजन मेकिंग चेक करना। ये रीजनिंग का जो एग्जाम्स में आप रीजनिंग देने का मेन मोटो यही है कि आपकी एबिलिटी डिसीजन मेकिंग चेक करना, कि आप कितने कम समय में कितने लेंथी पजल्स को सोल्व कर पाते हैं, डिसीजन लेने की क्षमता, स्टेटमेंट आर्गुमेंट्स के क्वेश्चन आते हैं, पजल्स आती है, सिटिंग अरेंजमेंट्स आते हैं, ये सभी रीजनिंग के एबिलिटी चेक करने के क्वेश्चन होते हैं। तो अपन बात करें, अगर जैसे मान लीजिए रीजनिंग आखिर है क्या, रीजनिंग कोई सब्जेक्ट है, कोई लैंग्वेज है, आखिर है क्या। तो रीजनिंग को मैं एक अलग क्राइटेरिया से देखता हूँ, अलग नज़रिए से देखता हूँ। रीजनिंग मेरे लिए एक डेटाबेस है। अब डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस जैसे आप लोगों को पता है कि डेटाबेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। ऐसे ही रीजनिंग है, सारे सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान अगर आपको है, कॉमन सेंस जिसको बोलते हैं ना। कॉमन सेंस क्या होता है, एक ऐसा जजमेंट जहाँ सभी की राय एक हो। जैसे आपने मान लीजिए आप बोलते हैं कि रेलवे स्टेशन पे ट्रेन रुकती है,
अब सभी इसको एग्री करेंगे, तो ये कॉमन सेंस हो गया। ऐसे रीजनिंग काम करता है, कॉमन से सारे सब्जेक्ट का कॉमन सेंस समायोजन करके अपन रीजनिंग के क्वेश्चन बनाते हैं, जिसमें सभी लैंग्वेजेस का समायोजन होता है। तो इसीलिए मैं मतलब जो रीजनिंग को मैं अगर डिफाइन करूँ किसी एक शब्द से, तो रीजनिंग एक डेटाबेस है, ना कि कोई लैंग्वेज है, ना कोई सब्जेक्ट है, एक डेटाबेस है जिसमें सारे सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा समायोजन होता है। अब समायोजन कैसे होता है, अब मान लीजिए जैसे जीके की बात करें, जीके से रीजनिंग का क्वेश्चन कैसे बनता है। अब जीके की आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। अगर रीजनिंग के क्वेश्चन जीके के तौर पे आते हैं तो आपको थोड़ी बहुत जीके की नॉलेज होनी चाहिए। वो कैसे होगी, जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, जयपुर कोलन राजस्थान क्वेश्चन मार्क कोलन उत्तर प्रदेश। अब आप लोगों को अगर पता है, आपका जीके थोड़ा बहुत भी अच्छा है, आपको जनरल नॉलेज आपका ठीक ठाक है, तो आप कॉमन सेंस से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। आपको अगर आपने कभी रीजनिंग पढ़ी नहीं हो तो भी आप इसे सोल्व कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, आपको पता है राजस्थान की कैपिटल जयपुर है, यूपी की कैपिटल लखनऊ आपको पता है, तो आपको पता चल रहा है इस चीज़ से कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, ये पूछ रहा है लखनऊ, इसका आंसर रहेगा लखनऊ। अब समायोजन रहा जीके का, क्वेश्चन है रीजनिंग का। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आता है कि क्या जीके के अगर रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं तो क्या पूरा जीके का ज्ञान होना जरूरी है। ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं है। आपसे ऐसा नहीं पूछेगा कि जैसे हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ तो आपको आगे कोई दूसरा युद्ध पूछ ले जो आपको आता ही नहीं है, काफ़ी डीप में, ये तो फिर जीके का क्वेश्चन हो गया, रीजनिंग का क्वेश्चन थोड़ा ना हुआ। तो खाली ऊपर ऊपर से बेसिक जो आपका नॉलेज है वो चेक करने के लिए रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर अलग लैंग्वेजेस का समायोजन होता है ना दूसरी लैंग्वेजेस का, तो खाली आपका जो ऊपर ऊपर से नॉलेज जानने के लिए उसको रीजनिंग में डाला जाता है, बाकी डीप में नहीं जाते, वो तो फिर लैंग्वेज का क्वेश्चन बन जाता है। ऐसे अगर साइंस की बात करें, साइंस के क्वेश्चन अगर रीजनिंग में देखे जाए तो वो कैसे बनते हैं इसकी बात करते हैं अपन। जैसे मान लीजिए अब यह क्वेश्चन दिया हुआ, नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पेट दर्द, गंदगी, हॉस्पिटल, प्रदूषित भोजन। मान लीजिए आपने ज़िंदगी में कभी रीजनिंग उठा के नहीं देखी, कभी रीजनिंग का एक क्वेश्चन भी सोल्व नहीं करा। अगर आपका कॉमन सेंस ठीक ठाक है तो आप इस क्वेश्चन को बिना रीजनिंग पढ़े भी सोल्व कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, यहाँ गंदगी दे रखी है, आपको पता है गंदगी में अगर खाना बनता है तो उसे प्रदूषित भोजन कहते हैं। प्रदूषित भोजन अगर आपने खा लिया तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, पेट दर्द हो गया, पेट दर्द हो गया, आपकी तबीयत खराब होगी तो आप जाते हो हॉस्पिटल। तो आपने क्या करा, कॉमन सेंस लगा के लॉजिक्स के पीछे एक पैटर्न तैयार किया कि मैंने गंदगी में खाना बनाया तो वो खाना गंदा होगा, मतलब प्रदूषित भोजन होगा। उसके बाद अगर मैंने उसे खा लिया तो मेरे पेट में दर्द होगा, वो आदमी चला जाएगा हॉस्पिटल में। तो आपने ये पैटर्न बनाया। ये पैटर्न कैसे बनाया, आपने कॉमन सेंस के बिहाफ पे पैटर्न बनाया। उसके बाद आपने आंसर कर दिया इसका BDS, आपने आंसर कर दिया, बिल्कुल सही है, ये आंसर कर दिया। तो साइंस के अगर रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं तो वो भी कॉमन सेंस पे बेस्ड ही आते हैं। ऐसा नहीं कि आपको साइंस में एटॉमिक मास या जो भी मॉलिक्यूल्स के बारे में पूछेगा, इतना डीप नहीं जाएगा, वो तो फिर साइंस का क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे अगर अपन बात करें, हाँ, इंग्लिश जो लैंग्वेज रहेगी उसके क्वेश्चन रीजनिंग में कैसे बनते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है अल्फ़ाबेटिक नंबर्स के बेस पे, तो अल्फ़ाबेटिक नंबर्स के अल्फ़ाबेटिक जो ऑर्डर के क्वेश्चन आते हैं वो सोल्व करने के लिए आपको इनके जो रेस्पेक्टिव नंबर होते हैं अल्फ़ाबेट के वो याद रखने सबसे ज़रूरी है। वो खैर अपन बाद में बात करेंगे, जब ये टॉपिक आएगा, जब अच्छे से डिस्कस करेंगे इसके पीछे मतलब इसकी जो फॉर्मूलाज हैं या जो भी है ट्रिक्स हैं, तो ट्रिक्स हैं वो बाद में बात करेंगे। अभी खाली अपन रीजनिंग को समझ रहे हैं कि आखिर रीजनिंग है क्या। तो यहाँ क्वेश्चन दे रखा है ACDGVZFK। अब क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है, अब क्या पूछ रहा है अपन को पता नहीं कि अभी क्या पूछ रहा है, ये क्या कैसे आंसर करे इसे। तो जैसे अल्फ़ाबेटिक क्वेश्चन होते हैं, सबसे पहले उनके नंबर चेक कर लो, उनका डिफरेंस चेक कर लो कि किसके बाद कौन सा नंबर आ रहा है। तो A, सबसे पहले A आता है, 1 नंबर होता है, 3 नंबर पे आता है C, डिफरेंस आ रहा है इन 2 के बीच, 2 का डिफरेंस आ रहा है। ऐसे D होता है 4 नंबर पे और G होता है 7 नंबर पे, 4 7। B होता है 22 नंबर पे, Z होता है 26 नंबर पे। यहाँ डिफरेंस आ रहा है 3 का, यहाँ आ रहा था 2 का, फिर आ गया 3 का, यहाँ डिफरेंस आ रहा है 4 का, 2 3 4। F आता है अपने 6 नंबर पे, ये आता है अपने 11 नंबर पे, डिफरेंस आ रहा है 5 का। अब देखिए थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, यहाँ लॉजिक पैटर्न क्या बन रहा है, पैटर्न बन रहा है 2 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस।
अब ऑब्वियस सी बात है, जो अगले अल्फ़ाबेट्स आएगी उन दोनों के बीच में डिफरेंस होना चाहिए 6 का। ये अपन ने पैटर्न बना लिया। अब इनमें चेक करते हैं कि 6 का डिफरेंस आगे है किस में। x होता है 24 नंबर पे, ये 26 नंबर पे। देखिए डिफरेंस आ रहा 2 का, जबकि अपने आना चाहिए था 6 का डिफरेंस। a होता है 1 पे, g होता है अपने 7 नंबर पे, डिफरेंस आ रहा है 6 का। ये अपना आंसर मिल गया और देखने की ज़रूरत ही नहीं है, अपना आंसर आ गया 6। तो ये इंग्लिश के क्वेश्चन, जैसे इंग्लिश का अल्फ़ाबेट्स है, सबसे ज़्यादा काम में इंग्लिश का जो सब्जेक्ट का जो पार्ट लिया जाता है अल्फ़ाबेट्स से ज़्यादा नहीं बनते। इंग्लिश के जो रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं वो अल्फ़ाबेट्स से बेसिस पे होते हैं। अब इसके बाद अगर बात करें अपन मैथ्स के, मैथ्स तो अगर रीजनिंग अगर कहीं से उठी हुई है, कई लोग मानते हैं कि रीजनिंग मैथ्स से उठी हुई है, उसके बाद सारे लैंग्वेजेज इसमें जुड़े। तो मैथ्स के क्वेश्चन की अगर बात करें, यदि सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक को उसी संख्या के पहले अंक से विभाजित किया जाए तो प्राप्त अंक होगा। अब सबसे पहले इसमें सबसे छोटी जो संख्या है वो कौन सी है? अब यहाँ सभी को पता चल रहा है कि 391 सबसे छोटी है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक, दूसरा अंक हो गया 9, चलिए ठीक है 9 हो गया। उसी संख्या के पहले अंक से विभाजित किया जाए, पहला अंक हो गया 3, अगर 9 को 3 से डिवाइड किया तो 3, तो इसका आंसर आ गया अपना 3। ये हो गया मैथ्स का। देखिए मोटे तौर पे तो मैथ्स से ही रीजनिंग के क्वेश्चन निकलते हैं, मैथ्स से आपको इन्फॉर्मेशन दे देता है, तोड़ ताड़ के आपको उसका आंसर निकालना होता है। तो जो रीजनिंग का जो इजाद हुआ वो मैथ्स से हुआ। बाकी जो जितनी भी लैंग्वेज है, जैसे साइंस से क्वेश्चन बनना, ये नए नए क्वेश्चन बनते जा रहे हैं, आगे और भी पैटर्न आ जाएंगे रीजनिंग के, जैसे आने वाले टाइम में और भी आ सकते हैं। अब अगर दोस्तों बात करें अपना जो रीजनिंग का सिलेबस रहेगा, जो सीटी को भी कवर करेगा और राजस्थान की जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सभी के लिए सीटी का जो हमने सिलेबस तैयार किया वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। सारे एग्जाम्स को देखते हुए हमने सिलेबस तैयार किया है। सिलेबस की अगर रीजनिंग के सिलेबस की बात करें तो रीजनिंग, देखिए रीजनिंग स्टैंडर्ड्स जितनी भी बुक्स है उन सभी में 3 टाइप्स होते हैं रीजनिंग के, 3 टाइप्स गिवन है। लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो रीजनिंग केवल 2 टाइप की होती है, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग। ये एनालिटिकल वर्बल का ही पार्ट है। अब वर्बल और नॉन वर्बल के बीच में बहुत सारी बुक्स में एक एनालिटिकल जो रीजनिंग का पार्ट है वो भी जोड़ रखा है, लेकिन चले ठीक है, ये मैटर नहीं करता, सीखना ज़्यादा मैटर करता है। तो अपना जो रीजनिंग का वर्बल का पार्ट रहेगा उसमें नंबर सीरीज हो गए, पजल्स हो गई, सिटिंग अरेंजमेंट्स हो गए, ये सारा पार्ट इसमें रहेगा। नॉन वर्बल में रहेगा अपना वाटर इमेजेस, मिरर इमेजेस, ये सारी चीज़ें नॉन वर्बल में रहेगी। अपने एनालिटिकल में रहेगी अपने जैसे स्टेटमेंट्स, आर्गुमेंट्स हो गए, स्टेटमेंट्स एंड रीजन्स हो गए, कथन और कारण के क्वेश्चन हो गए, ये सारा एनालिटिकल रीजनिंग में रहेगा। दोस्तों रीजनिंग का जो जैसे अपने राजस्थान में या अपने इंडिया में बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग काफ़ी बाद लोगों के मतलब देखने को मिलती है। लोग अपने मतलब जैसे ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद पीजी कर ली, उसके बाद कई बार तो ऐसा होता है कि उसके बाद भी लोग रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने से डरते हैं, क्योंकि कभी ऐसा हुआ नहीं कि रीजनिंग उन्होंने सीखने की कोशिश करी या फिर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करी। जबकि अमेरिका में दोस्तों, अमेरिका में क्या पैटर्न होता है कि जैसे 10th पास कर लिया किसी बच्चे ने तो उसके बाद एक सेट का एग्ज़ाम लगता है, SAT, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है वो सेट का, में एक रीजनिंग का अच्छा खासा पार्ट होता है। तो उन लोगों के वहाँ क्या करते हैं कि जो डिसीजन मेकिंग जो कैपेसिटी होती है उन लोगों की, वो बहुत ही जल्दी आंक ली जाती है। उसके बाद उस जो सेट का स्कोर कार्ड होता है उसी के बेसिस पे जैसे अपर स्कूल्स मिलती है उनको, कॉलेजेस अलॉट होती है। कई कॉलेज तो ऐसे जो मतलब जिनमें सेट का वेटेज 100% रहता है। जबकि अपने राजस्थान में थोड़ा पैटर्न डिफरेंट है, अपने रीजनिंग बहुत बाद में ऐड होती है, जबकि होना ऐसा चाहिए कि बहुत पहले ये वाला रीजनिंग वाला पार्ट ऐड हो जाना चाहिए। रीजनिंग क्या करता है कि आपकी सोचने की जो कैपेसिटी है रीजनिंग के थ्रू पता लगाई जा सकती है, आप किस डायरेक्शन में सोचते हो। जैसे साइंस है तो आप लोग उसमें क्या करते हो कि जैसे मॉलिक्यूल्स वगैरह आप सब्जेक्ट में डीप में जा रहे हो, उससे कॉमन सेंस का कोई लेना देना नहीं है साइंस में। जबकि रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आपका कॉमन सेंस चेक किया जा सकता है, एबिलिटी डिसीजन मेकिंग वाला जो मैंने अभी बार बार बोल रहा हूँ। तो इम्पोर्टेंट काम रीजनिंग का यही रहता है कि डिसीजन मेकिंग जानना। दोस्तों ये रहा अपना जो रीजनिंग का जो बेसिक का सेशन है। अब हम आगे वाले सेशन में रीजनिंग को टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक कवर करेंगे, अच्छे से कवर करेंगे, जिसमें सीटी तो कवर होगा ही होगा, साथ ही साथ राजस्थान की जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिनमें सीटी का सिलेबस रहता है वो सारा सिलेबस हम लोग कवर करने वाले जल्दी।
थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।